नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज से 1 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। इसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और इसे लेकर पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट भी हुआ था। 30 दिन के बाद एक बार फिर से उसका जिन बाहर निकल कर आ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में धरने पर बैठ गए हैं। छात्र आंदोलन को लेकर 21 जुलाई को राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, तब वो पीएम आवास के बाहर का धरना था। लेकिन आज 21 अगस्त है और राहुल गांधी फिर धरने पर बैठे, लेकिन आज उनकी जगह संसद भवन के पास संसद मार्ग थाना है। आज धरने की वजह पैलेट गन मामले में एफआईआर की मांग है। संसद मार्ग थाने के बाहर पिछले 3 घंटे से बड़ा ड्रामा चला। राहुल गांधी 11:55 पर संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ घायल छात्र साहिल लोचव भी थे। घायल साहिल की मां भी है। थाने के अंदर गए, पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। राहुल गांधी का आरोप है कि 14 अगस्त को साहिल ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 17 अगस्त को साहिल ने डिजिटली एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे में वो साहिल लोचव को लेकर थाने पहुंचे और जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक ही वहां पर वो धरना देंगे, ये बात उन्होंने कही। आप सुने क्या कहा राहुल गांधी ने। हम सिर्फ ये 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए,
गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। और इस वक्त लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह हमला कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तिलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है, और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुड़बक ना बनाए। कांग्रेस जिन्ना, नेहरू जिन्ना के दबाव में, और उन्होंने स्वीकारा। अब ये जिन्ना के दबाव वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये देश के दबाव वाले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन राहुल गांधी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम लीडर की पैलेट गन का वहां पर इस्तेमाल हुआ, मीडिया के सामने लाते रहे हैं। अब राहुल गांधी दावा ये कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, और इसी की वजह से साहिल के शरीर में 200 छर्रे लगे थे। साहिल लोचव की आंख में भी 3 छर्रे हैं। राहुल गांधी इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी का सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी संसद मार्ग थाना पहुंची। राहुल गांधी पहले भी पैलेट गन का मुद्दा संसद में उठा चुके हैं। पैलेट गन को लेकर सरकार संसद में सफाई भी दे चुकी है। सरकार ये कह रही है कि जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब राहुल गांधी ऐसे में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी आया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह दावा किया कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है, और इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी आज धरने का ड्रामा कर रही है। कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं, और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं, उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है।
और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बदले 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा, और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पैलेट गन के बहाने केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार वंदे मातरम के बहाने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेर रहे हैं। पहले 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान का मुद्दा उठा। अब केरलम में कांग्रेस सरकार इसे लेकर घिर गई है। संसद द्वारा कानून बनने के बावजूद केरलम विधानसभा में 6 में से 2 ही छंद गाए गए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की जगह केवल राष्ट्रगान ही गाया गया। कहा यह जा रहा है कि केरलम की कांग्रेस सरकार आईयूएमएल के दबाव में ऐसा फैसला ले रही है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 स्टेन्स गाएगी, लेकिन प्राइवेट प्रोग्राम में केवल 2 पैराग्राफ ही गाया जाएगा। पर सवाल यह है कि फिर केरलम की कांग्रेस सरकार ने इसका पालन क्यों नहीं किया? स्वतंत्रता दिवस पर केरलम में स्कूलों में राष्ट्रगीत को लेकर क्यों आदेश जारी नहीं हुआ? इसके पीछे भी केरलम में कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़े सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल है। इसके 22 विधायक हैं। आईयूएमएल वंदे मातरम कानून का विरोध कर रही है। आईयूएमएल का कहना है कि वो सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाएगी, क्योंकि बाकी के 4 छंदों में हिंदू देवियों का जिक्र किया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हारिस जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। हारिस जी, मेरा सवाल यह है कि वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रगीत है, उससे आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपने जो इंट्रो में जो बोला है उसमें तो काफी चीज फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आपने बोला कि अभी पार्लियामेंट ने एक कानून लेकर आ गया, उसका बावजूद तो गाया नहीं है, केरलम में का गाया नहीं है। वो आपने वो लेजिस्लेशन आप पढ़ा होगा, लेजिस्लेशन में कहाँ बोला है कि ये मैंडेटरीली गाना है? ये कैसे क्या बोला? अल्टीमेटली क्या है वो कानून? क्या है कानून में? इतना ही बोला है कि अगर राष्ट्रगीत को भी नेशनल एंथम का सेम स्टेटस मिलेगा। अगर कोई राष्ट्रगीत गाने का टाइम में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं तो वो एक ऑफेंस है। उतना ही बोला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। उतना ही छोटा अमेंडमेंट है वो एक्ट में जो किया है। अभी तो हमारा मानसून सेशन में जो पास हुआ है, कानून उतना ही है। जो सरकार को तो चूज कर सकते हैं, उनको नेशनल एंथम गाना है या नेशनल गीत गाना है, ये सारा सरकार को चूज कर सकते हैं। अगर नेशनल एंथम ही चूज किया सरकार गाने के लिए तो वो सरकार का चॉइस है। वो चॉइस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें तो यही हमारा एक आपसे एक अपेक्षा यही है कि ये थोड़ा टॉलरेंस का बात है। अगर कोई सरकार ने ऐसे राष्ट्रीय गीत चुना है, गीत गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल एंथम चुना है, नेशनल एंथम गाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारा कानून में इतना ही बोला है कि अगर नेशनल एंथम या नेशनल गीत जो गाने का टाइम पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वो तो ऑफेंस हो जाएगा, उतना ही है हमारा कानून। हमारे केरल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेशनल एंथम तो हमारा 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी टाइम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी टाइम से हम नेशनल एंथम भी गाते हैं केरल में। वही इस साल भी वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, कोई प्रोसीजर का तो कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ है। आप कोई भी प्रेसिडेंट्स ले लो, लास्ट ईयर क्या हुआ, LDF के, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर लूं, मैं इसको फिर से गो थ्रू कर लूं, और जो MHA की डायरेक्टिव्स हैं, जो रूलिंग्स है, वो मैं अभी पढ़ रही हूं। उसमें ये कह रहे हैं, ऑन ऑल ओकेजन्स व्हेन द नेशनल सॉन्ग इज सung, द ऑफिशियल वर्जन शैल बी रिसाइटेड अकम्पनीड बाय मास सिंगिंग। एक मिनट नहीं सर, मैं डायरेक्टिव्स पढ़ रही हूं। एक मिनट, MHA का डायरेक्टिव्स कानून नहीं है, इसलिए वो MHA का डायरेक्टिव्स कानून नहीं है। अगर कानून में अगर वो था तो मैं मानता था, अगर रूल्स में वो था मैं मानता था। कोई रूल्स भी उन्होंने तो लागू नहीं किया है, ये कानून में वो बोला भी नहीं है। अभी MHA का कोई सर्कुलर तो अगर स्टेट्स को इश्यू किया है उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, कानून में कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर आपने तो अभी सही बोला, आपने तो कानून पढ़ा है, कानून में कुछ बोला नहीं है, आपने MHA के डायरेक्टिव के बारे में बोल रहे हैं। MHA के डायरेक्टिव को कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, कोई भी सरकार को तो वो इनकार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई भी सरकार को पार्लियामेंट जो पास करने वाला कानून वो इनकार नहीं कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम के 2 छंदों से आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरा 6 छंद नहीं बजाया जाएगा, ठीक? हम यही फॉलो करते हैं कि 1937 से जो हमारा हिस्टोरिकली क्या हम करते हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री है इसके पीछे, क्यों हम 2 स्टैंजा ही गाया था। 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग के टाइम में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स ने यही बोला था, इसलिए तो नेशनल एंथम ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखा था। नेशनल सॉन्ग के वजह से ये वंदे मातरम, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो प्लेस फॉर वंदे मातरम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज नॉट इवन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1937 से जो हिस्टोरिकली जो हो रहे हैं, देयर वाज रीजन फॉर इट। वो रीजन के बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट यू हारिस जी, 1937 से लेकर 1947 तक के इन 10 सालों के बीच की जो परिस्थितियां थी वो 2 नेशन थ्योरी की वजह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड की थ्योरी थी। अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो इतिहास तो 1896 का भी है, जब रहमतुल्लाह जी वो खुद भी वंदे मातरम गा रहे थे और पूरा गीत गा रहे थे। नवाब सैयद जी भी 1913 में पूरा वंदे मातरम गीत गा रहे थे। सैयद हसन इमाम हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, या फिर मद्रास अधिवेशन जो कांग्रेस का रहा, MA अंसारी हो, 1927 तक तो पूरा ही छंद मुसलमानों के द्वारा भी गाया गया। लेकिन उन 10 सालों की ही मेमोरी में क्यों IUML, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं आपकी पार्टी की बात करूंगी, कि उन केवल 10 सालों के 1937 से 47 तक के इस इतिहास में ही आप क्यों अटके हुए हैं? नहीं, मैं एक चीज और पूछ रहे आपसे। अभी ये बीजेपी का सरकार है, 2014 से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी पार्लियामेंट में नेशनल सॉन्ग का जब नेशनल सॉन्ग गाया था वो 2 स्टैंजा ही गाया था। अभी 11 साल के लिए तो 2 स्टैंजा ही गाया था। तो ये मैं यही बोल रहा हूं कि मैं तो 10 साल का हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा था उसी टाइम से अभी तक तो वही गाता रहता था। वो क्यों नहीं गाता था बाकी 4 स्टैंजा? क्योंकि हमारा ये इंडिया मतलब एक डाइवर्स कंट्री है, आपको पता है, सारा धर्म का, सारा रिलीजन का, सारा फेथ का तो आदमी इधर रहते हैं। इसलिए तो उनको एक फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस वगैरह। तो अगर उनको तो अगर सोचते हैं कि हमारा धर्म के कुछ कंट्री है ये वाला स्टैंडर्स वगैरह, तो उनको तो फ्रीडम दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर गाया भी नहीं है तो रेस्पेक्टफुली आप उधर है तो उतना ही चाहिए, गाने का कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है नेशनल एंथम में, एक बिजॉय इमैनुअल कर एक केस था 1986 में, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स था जो यहोवा विटनेस वाला फेथ का एक स्टूडेंट्स था, वो स्टूडेंट्स ने नेशनल एंथम गाया नहीं, तो उसके खिलाफ तो एक्शन ले लिया। वो एक्शन के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में आ गया, हाई कोर्ट ने बोला एक्शन जो ले लिया वो सही ले लिया क्योंकि नेशनल एंथम गाया नहीं है।
उसके अपील में तो सुप्रीम कोर्ट में जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट में बोला है, अगर उनको सोचते हैं कि उनका धर्म के विरुद्ध है ये नेशनल एंथम का थोड़ा स्टैंसेस, तो अगर गाया नहीं है तभी तो ठीक है, क्योंकि उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स है। अगर उनका फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए तो दिस इज ये जो आपने उदाहरण दिया वो बिल्कुल एप्ट उदाहरण है। तो फिर मैं इसी के आधार पर आपसे ये पूछती हूं कि आपको वंदे मातरम के पूरे राष्ट्रगीत से यदि आपत्ति है तो केवल 2 पैरा आप गाना चाहते हैं, पूरा राष्ट्रगीत बच जाए, आप मत गाइए पूरा राष्ट्रगीत, लेकिन जो गाना चाहता है, जो संवैधानिक दर्जा उससे मिला है, उस संवैधानिक दर्जे के आधार पर उन 6 छंदों को बजने दीजिए। आप मत गाइए, जो गाना चाहता है उसे गाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन। करेक्ट, वो ही बोल रहा था हमने। अगर हम आपको तो अगर 2 स्टैंसा गाना है तो 2 स्टैंसा ही गाइए। नहीं सर, अगर 6 स्टैंसा गाने वाला सवाल है तो 6 स्टैंसा पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर 6 स्टैंसा गाना है तो गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो 6 स्टैंसा में किसी को कोई ऑब्जेक्शनेबल स्टैंसास आएगा तो उनको तो रेस्पेक्टफुली उधर खड़ा ही होना ही है, कोई सिंग करने का कोई मैंडेट नहीं है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ऐसे वाला सिचुएशन में कोई फेथ, कोई रिलीजन, उनका तो कोई धर्म के इसमें कोई उनको तो थोड़ा दिक्कत होते हैं, तो इसलिए तो वो टॉलरेंस थोड़ा होना चाहिए, सरकारों में थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए। तो इसलिए तो होगा, काफी सरकारों ने सोचा होगा नेशनल एंथम में, नेशनल एंथम गाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो हम तो इतने सालों से नेशनल एंथम ही गाते हैं, इसलिए तो नेशनल एंथम गाया होगा, चर्चा का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूं सर, आपने फिर एक बहुत अच्छा शब्द दिया, टॉलरेंस। आप जिस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, देश की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, वो वर्शिपिंग कैसे हो सकती है? ये कोई बुत परस्ती तो है नहीं, ये राष्ट्रगीत है। आप इसे मजहबी चश्मे से क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, राष्ट्रगीत का तो लिरिक्स आपने देखा होगा, आपने माइन्यूटली वो देखा होगा। आफ्टर वो पहले 2 स्टैंसा के बाद क्या क्या वो लिरिक्स होते हैं उसमें, वो लिरिक्स तो जो होता है वो हम एक डाइटी का वो प्रे करने का जैसे एक लिरिक्स होते हैं। सर्टन फेथ को तो वो अपना फेथ धर्म के खिलाफ वाला होता है वो, तो इसलिए मैं बोल रहा थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए, और कुछ और कोई बात के लिए नहीं है। आप तो हम डाइवर्स है, हमारे कंट्री मतलब डाइवर्स है, सारा रिलीजन है, सारा फेथ है। मैं अभी एक एग्जांपल आपको बोला था, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने जो गया था वो यहोवास विटनेस कर एक फेथ है। हम तो सोचा भी नहीं होगा ऐसा कोई फेथ होता है इंडिया में, यहोवास विटनेस है वो पर्टिकुलर धर्म का नाम। तो उसी लड़के उसी में जो इंक्लूड वाला लोग गाया नहीं है, इसलिए तो कोर्ट में गया था। ये तो हम बोल रहा था, ये काफी लोगों का उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल देखा होगा, इसलिए तो वो गाया नहीं होगा। इसलिए मैं बोला थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। और मैं बोल रहा हूं कि 6 साल के ब्रैकेट वाले इतिहास में गाने दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसी टॉलरेंस की बात कर रही हूं। उस वक्त भी महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने भी उन 10 साल में भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ब्रिटिशर्स की वजह से डिवाइड एंड रूल को खत्म करने के लिए यह फैसला किया कि वंदे मातरम के केवल 2 छंदों को गाया जाएगा। लेकिन हम उस इतिहास से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम एक टॉलरेंट सोसाइटी बन चुके हैं। भारत एक हर धर्म को मानने वाला देश बन चुका है। संविधान हमें अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी तो है। फंडामेंटल ड्यूटी में अगर नेशनल एंथम को हम सम्मान दे रहे हैं, तो हम नेशनल सॉन्ग को वो सम्मान क्यों नहीं दे सकते? इसमें धर्म कहां आड़े आता है? तो सही, आपने सही पॉइंट में अभी आ गया मीनाक्षी जी। आपने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटी, आप इसलिए मैं बोला 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, हमारे पास जो संविधान आया था उसमें क्यों नहीं आया था नेशनल सॉन्ग? क्यों नहीं वंदे मातरम का कोई भी रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? आप एक सवाल मेरे को दे दो, मेरा तो यही सवाल है, आप उसका जवाब मेरे को दो। क्योंकि हम विभाजन से आगे निकले ही थे, हिंदू मुस्लिम नेशनल सॉन्ग के बारे में क्यों नहीं एक रेफरेंस आया था उसमें? मैं आपको वही कह रही हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ है, और जो इतिहास मैंने पढ़ा है, वो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये 2 नेशन थ्योरी की वजह से हमारा देश विभाजित हुआ था।
आगे कहीं किसी एक समुदाय को यह महसूस ना हो, इसीलिए वंदे मातरम को बुक से बाहर किया गया। लेकिन आज तो हम उस टू नेशन थ्योरी पर नहीं है ना सर, मुसलमानों के लिए एक देश बना दिया गया है, अब तो हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 23 जनवरी 1950 में उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम के एक रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था और बोला था कि ये वंदे मातरम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ऐतिहासिक पार्ट है इसमें। उधर उन्होंने तो खत्म कर दिया, उससे आगे नहीं बढ़ा उन्होंने तो बोला फिर नेशनल एंथम जन गण मन ही होना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में आर्टिकल 51A में जन गण मन ही होना ही, नेशनल एंथम ही होना है। देयर वाज नो रेफरेंस गिवन टू नेशनल सॉन्ग, तो दैट इटसेल्फ इज अ सफिशिएंट प्रूफ कि ये सारा मैं तो बस सर इस नोशन पे इसको मैं खत्म करती हूं सर कि एक हिंदू अगर स्कूल में खड़े होकर वंदे मातरम गा रहा है, उसी के बगल में एक मुस्लिम बच्चा खड़े होकर अगर वंदे मातरम सुन रहा है, तो क्या इसे हम एकता सिखा रहे हैं या अलगाववाद सिखा रहे हैं? इस पर फिर मैं कभी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी
कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी की सस्ती राजनीति इस वक्त देश देख रही है। राहुल गांधी ने दरअसल आज धरना दिया और थाने में धरना था। राहुल गांधी का धरना ना छात्रों के लिए है और ना न्याय के लिए है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बताएं इस वक्त पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अभी क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं भी पुलिस ऐसा नहीं दिख रहा कि इस पूरे मामले में एफआईआर करेगी, लेकिन राहुल गांधी की मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये जो डीसीपी ऑफिस है उसके अंदर ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और यहाँ आप देख सकते हैं सामने ही राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में तमाम नेता, प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं उनके पीछे खड़ी हुई है प्रियंका गांधी, और राहुल गांधी के पीछे ही वो पिलर के साथ में जो है वो खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो अभी, क्योंकि जैसा पहले हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, वो तमाम जो आला अधिकारी उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर 5 सदस्यों की कमेटी एक बनाई थी जो कि सभी मामलों की जांच करेगी। तो पुलिस का कहना यह है कि जो भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना है। आप समझिए कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल, जिसमें जो कि पुलिस ने अब तक नहीं माना है, सेंटर ने अब तक नहीं माना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो पुलिस ये चाहती है कि जो भी कमेटी अब बनी है सुप्रीम कोर्ट की उसके सामने सारी बातें आए। तो पुलिस कहीं ना कहीं मना कर रही है कि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो राहुल गांधी जिस तरीके की मांग कर रहे हैं ऐसा पुलिस करती हुई नहीं नजर आ रही है। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तमिलनाडु से एस सेंथिल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, तो जो लीगैलिटी है, जो टेक्निकलिटी है, उनकी जानकारी भी इनको होगी। सेंथिल साहब, कब तक ऐसे बैठे रहना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बन गई है, तो एफआईआर नहीं हो सकती है, तो कांग्रेस क्या चाहती है? नहीं, ये इंक्वायरी कमेटी तो जो पुलिस एक्सेस था उसके ऊपर है, बट ये बहुत क्लियर है कि ये जो इस बंदे को जो पैलेट गन लगा, सरकार तो मना कर रही है, हमने नहीं यूज़ किया, किसी ने तो लगाया उसके ऊपर, तो उसका संविधानिक हक भी ना उस पर कौन गन चलाया उस देखने के लिए। बेसिक एक राइट बनता है हर नागरिक का, अगर उसके साथ कुछ क्राइम होगा और पुलिस के सामने वो जाएगा, पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है। हम थोड़ी बोल रहे हैं आप ये करो वो करो, हम सिर्फ बोल रहे हैं उस बंदे का अभी 13 दिन हो गया और 4-5 बार वो पुलिस स्टेशन ये वाला वो वाला चला के आ गया। ये हर नागरिक के साथ भी होता है ना, पुलिस वाले करते हैं ये सब। तो ये जो मुद्दा में हम जो बैठे हैं वो पब्लिक मुद्दा है और बहुत छात्रों के ऊपर जो इशू हुआ है वो मुद्दा अभी खत्म नहीं है एंड इट कैन नॉट बी डाइवर्टेड। तो अभी क्या सेंथिल साहब, जब तक नहीं होगी एफआईआर यहीं बैठे रहेंगे आगे? क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकते हमेशा, क्योंकि इनडेफिनेट टाइम तक तो नहीं बैठ सकते। नहीं, क्यों? सार्वजनिक मुद्दा है ना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो खड़ा रहना होगा जनता के साथ, ये हर नागरिक के साथ हो सकता है, तो हम तो इसमें बैठेंगे।
बीजेपी कह रही है आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, वंदे मातरम पर आप बैकफुट पर हैं, इसलिए ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है कांग्रेस। देखिए, हमारी बच्चों की मुद्दा से डाइवर्शन बीजेपी कर रहा है और मेन मुद्दा आज हमारी बच्चों का है। वंदे मातरम में हमारा क्या स्टैंड है, हमारी नेता खड़गे जी ने बहुत सीधा सीधा बहुत ही सिंपल हिंदी में बोला देश को, और उस स्टैंड में हम खड़े हैं। अगर उसको उस स्टैंड कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वापस हम बोलेंगे, उस पर हमने भागने वाला नहीं है। मगर जो मेन मुद्दा जो छात्रों का था, उससे हम इशू को डाइवर्ट भी नहीं करने देंगे। डाइवर्शन बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस ने। चलिए देखिए, ये साफ तौर पर कांग्रेस सांसद कहते हुए कि डाइवर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और फिलहाल अभी यहाँ पर मीनाक्षी, अगर प्रोमाइसेस में मैं दिखाऊं तो तमाम जो नारेबाजी है वो लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इस वक्त जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं चेयर पर, जिस तरह से पहले था। हालांकि एक रस्सी लगाई गई थी, जो उसका दायरा लगातार जो है वो बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस के तमाम और नेता भी हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, सामने खड़ी हैं, पहले बैठी हुई थी, अब फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं। मुकुल वासनिक, मनीष चतरथ, ये तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके साथ खड़े हैं, सुप्रिया श्रीनेत उनके साथ खड़ी हैं, और बाकी नेता भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। और कांग्रेस के नेताओं से जिनसे हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि खुद से कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता ये प्रोमाइसेस नहीं छोड़ने वाले हैं। काफी लंबा समय जो है वो यहाँ पर काफी घंटे हो गए हैं जब से कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठे हैं, और फिलहाल तो कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की मैसेजिंग नहीं है कि यहाँ से कुछ शिफ्ट करने का या वापस जाने का कोई कार्यक्रम राहुल गांधी या बाकी अन्य नेताओं का हो, जब तक एफआईआर ना हो जाए। विजयलक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसी बीच पुलिस का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जैसा अतुल भाटिया हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अभी तक आपकी पुलिस से जो भी बातचीत हुई है अतुल, उसमें एक बात तो स्पष्ट है, पुलिस का कहना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट अब मॉनिटर कर ही रही है तो इसमें अलग से अब किसी मॉनिटरिंग की आवश्यकता या एफआईआर की आवश्यकता क्या है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी तो है कि यही साहिल लोचब एक बार नहीं 2 बार अलग अलग माध्यमों से एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखिए मीनाक्षी, इसको इस तरीके से समझना होगा कि जब जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जब पुलिस ने उनके साथ बल प्रयोग किया, उनको वहां से हटाया गया, उसके बाद हमने देखा कि बाद में फिर वो प्रोटेस्ट शुरू होता है। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखिए कि अगर ये कहा जाए, जिसको पुलिस ने अब तक नहीं माना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो अगर जो साहिल शिकायत दे रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी पहुंचे, पहले भी साहिल 2 बार कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उसमें पुलिस ये कह रही है कि पहली बात तो वो ये नहीं मानते कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरएएफ और इसके अलावा यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स और इसके अलावा केंद्र को नोटिस दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी रिकॉर्ड है आरएएफ का, उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि ये पता लग सके कि क्या पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। तो जब 5 जजेस की कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट, 5 लोगों की कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर सभी तथ्य रखे जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि अगर इस मामले में पुलिस एफआईआर करती है तो बाकी छात्र जिनको चोटें आई है, तो वो भी ये डिमांड करेंगे कि उनको चोटें लगी है तो उस पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एफिडेविट पुलिस ने दिया था, उसके अंदर यह कहा गया था कि अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये छात्र जो है वो संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, संसद की तरफ जा रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग किया गया। बाकी जो जितनी भी पिटीशंस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सुनवाई की और बाकायदा हाई पावर्ड जो कमेटी है वो इसके अंदर बनाई है। तो पुलिस का साफ कहना है कि वो इस पूरे मामले के अंदर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पुलिस का स्टैंड अभी भी यही है कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो अब जांच कमेटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई है, उसके अंदर ये तमाम तथ्यों को रखा जाएगा। जो आरएएफ का पूरा रैपिड एक्शन फोर्स का जो पूरा जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो उससे पता लग जाएगा कि आखिर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो लगातार यही बात कही जा रही है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब सब जुडिश है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले के जो है वो मॉनिटर कर रहा है, तो इस मामले के अंदर एफआईआर नहीं हो सकती। तो यही कारण है कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी अभी ठीक है, इसका कानूनी पहलू है, लेकिन
लेकिन जो इसका राजनीतिक पहलू है वो विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि बात बिल्कुल साफ है, जब तक कि ये एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां धरने से हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में तो विजय लक्ष्मी एक बार फिर से पुलिस और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई, और भले ही टारगेट पर पुलिस हो लेकिन असली मकसद तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। लगातार उन्हीं के ऊपर हमलावर है राहुल गांधी। बिल्कुल मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह भी रहे हैं कि ये जो अटैक है या जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो गृह मंत्री के खिलाफ संसद के पटल पर भी की गई। और आपको बता दूं मीनाक्षी, इसी बीच के लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रीमाइसेस को खाली कर दें। रैपिड एक्शन फोर्स की संख्या जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के भीतर काफ़ी बढ़ा दी गई है। पर जहाँ तक कांग्रेस के नैरेटिव की बात है मीनाक्षी, तो साफ तौर पर कांग्रेस समझती है कि ये जो पूरा घेरने की कोशिश है वो गृह मंत्री अमित शाह को ही घेरने की कोशिश है। संसद के पटल पर भी यही करने की कोशिश राहुल गांधी ने की, और अब सड़क पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्रांगण में बैठ करके एफआईआर की मांग के साथ अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं तो साफ तौर पर ये जाहिर है कि निशाना कौन है, और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हटेंगे। एक नैरेटिव, एक मैसेजिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है कि जो छात्रों का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो उठा रही है, चाहे फिर बात हो संसद की या बात हो सड़क की। जब संसद का सत्र खत्म हुआ तो हमने कांग्रेस के नेताओं से जब पूछा था आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कार्य समिति में इसको बैठकर चर्चा करेंगे और पूरा मॉनसून सत्र से लेकर के नवंबर में जो विंटर सेशन आता है उसके बीच की रणनीति बनाई जाएगी कि जो मुद्दे संसद के भीतर उठाए गए उनको संसद के बाहर किस रणनीति से और कैसे उठाना है। तो अब देखिए, कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंच गए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, और अब यहाँ बैठे हुए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस नैरेटिव बिल्ड या जो कोशिश है वो यही है कि मैसेजिंग जो है वो ये हो कि कांग्रेस छात्रों की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी, और इसमें कांग्रेस के सबसे बड़े शीर्ष नेता भी जमीन पर उतरकर धरने पर बैठने से परहेज नहीं करेंगे। यही संदेश कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट के जरिए देना चाहती है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं विजय लक्ष्मी, और वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। रही बात पार्लियामेंट के अंदर की, तो मुद्दे केवल पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस में उठे हैं। अगर अंदर वाकई में सीरियसनेस के साथ ये मुद्दे होते तो फिर गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट भी सुना जाता, पर वो तो हुआ नहीं। खैर, उस पॉलिटिक्स से अब हम आगे आ चुके हैं। मॉनसून सेशन खत्म हो चुका है, विंटर सेशन आने वाला है, और इसके बीच में अच्छा खासा समय है इस वक्त विपक्ष के पास भी और सरकार के पास भी। अब इस नैरेटिव गेम को कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल अतुल जरा वहां की तस्वीरें एक बार दिखा दे। विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि वहां पे आरएएफ की टीम बढ़ती चली जा रही है। इधर राहुल गांधी भी धरने पर बैठे हुए हैं, उठने के लिए तैयार नहीं है। आसपास की सारी तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाएं। अतुल, बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, आप सामने देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो अभी बैठे हुए हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेंगे, और जो पूरा सुरक्षा घेरा है राहुल गांधी का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राहुल गांधी लगातार जो साहिल है उनके साथ ही चेयर पे बैठे हुए हैं, और लगातार यही कोशिश है उनकी कि जब तक, देखिए आप प्रियंका गांधी को भी साथ देख सकते हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी खड़ी हुई है और राहुल गांधी जो है वो साहिल के साथ में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार जो है वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी जब यहाँ पर आए, वो पहले जो डीसीपी थे सचिन शर्मा नई दिल्ली के, इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली रहे नुपुर प्रसाद, उनसे उन्होंने बातचीत की। जो नुपुर प्रसाद है ज्वाइंट सीपी, उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इन पूरे मामलों के अंदर एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बना दी है, तो जो भी बातें हैं, जिस तरीके की भी बातें हैं, वो सभी बातें वहां पर रखी जा सकती हैं। इसके अलावा बताया गया कि जो शिकायत उन्होंने दी है उसको रिसीव कर लिया है, क्योंकि जितने भी मामले हैं उनकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, तो ये जो कंप्लेंट है इसकी ये कॉपी भी हम आगे फॉरवर्ड क्राइम ब्रांच को कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि उन्हें एफआईआर करवानी है इस मामले के अंदर। जिस तरीके से जो साहिल है उसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन के छर्रे जो हैं वो राहुल गांधी का दावा है कि वो साहिल को लगे, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उनको उनके मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मामला लगातार पुलिस ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो सब जुडिस है, और ऐसे में किसी एफआईआर की मांग करना बेईमानी होगी। दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज है उनका ये कहना है कि अभी ये साहिल के खिलाफ, अगर साहिल की शिकायत पर अगर एफआईआर दर्ज करते हैं तो बाकी छात्र जिनके चोटें आई हैं
वो भी कहेंगे कि हमारी एफआईआर जो पूरे इस मामले के अंदर करो। पुलिस ने तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एफिडेविट दिया, उसके अंदर भी ये कहा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, अत्यधिक बल प्रयोग नहीं किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस या केंद्र ने नहीं माना कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, अगर साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन तो ये मतलब पुलिस का ये मानना लगता है अब इस सब प्रोटेस्ट कुछ के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ही निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी वो छोटी सी डिबिया दिखाते हैं जिसके अंदर वो पैलेट दिखा रहे हैं, छर्रा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक सबूत भी सामने रखते हैं, साहिल लोचव है जो अपने चेहरे पर लगे हुए जख्म के निशान दिखा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस का एफिडेविट है जो वो सुप्रीम कोर्ट में डालती है और कहती है कि हमने कोई पैलेट गन चलाने का आदेश नहीं दिया। अब सच क्या है, झूठ क्या है, उससे अलग राजनीतिक नैरेटिव क्या तैयार हो रहा है, और तस्वीर जो है वो इस वक्त आप संसद मार्ग थाने पर देख रहे हैं।